12 जुलाई 2009 छत्तीसगढ़ के मदनवाड़ा में पुलिस पार्टी पर हमला। एसपी विनोद चौबे सहित 29 जवान शहीद। अलग अलग घटनाओं में यहां एक दिन में जिला पुलिस बल के 30 समेत 36 जवानों की हत्या। 6 अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में सीआरपीएफ पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 74 जवान शहीद। 25 मई 2013 कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर बस्तर के दरभा के जीरम घाटी में नक्सली हमला। प्रदेश कांग्रेस के आला नेता नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा समेत 29 लोगों की हत्या। 24 अप्रैल 2017 सुकमा के बुरकापाल में सड़क निर्माण की सुरक्षा में लगे जवानों पर नक्सली हमला। 25 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा की वे बड़ी घटनाएं हैं जिनमें काफ़ी तादाद में महिला नक्सली शामिल रहीं। मदनवाड़ा और ताड़मेटला की घटनाओं का कथित वीडियो भी बाद में वायरल हुआ, जिसमें महिला नक्सली लीड करती नजर आईं। हालांकि इन वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। छोटी बड़ी कई अन्य नक्सली हिंसाओं में महिला नक्सलियों की बड़ी तादाद में शामिल होने का इनपुट पुलिस को मिलता रहा है। एक आंकलन के मुताबिक बस्तर में सक्रिय नक्सलियों के संगठन में 40% से ज़्यादा संख्या में महिला कैडर हैं। सवाल ये है कि इनका जिक्र यहाँ क्यों किया जा रहा है। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर की बात करता हूँ, बस्तर के ज्वलंत मुद्दों की बात करता हूँ। अगर आपको लगता है कि बस्तर के ज़मीनी रिपोर्ट्स देखे जाने चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल मैं महिला माओवादियों से इस रिपोर्ट की भूमिका बांधा। उसके पीछे वजह यह है कि इन महिला माओवादियों को जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी महिला कमांडो का गठन किया है। अब ये महिला कमांडो नक्सल इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जाती हैं और उस ऑपरेशन को जवानों के साथ, पुरुष जवानों के साथ, पुरुष कमांडोज के साथ लीड भी करती हैं। अलग अलग एंटी नक्सल ऑपरेशन में ये महिला कमांडोज जाते हैं और मैं इन महिला कमांडोज पे रिपोर्ट तैयार करना चाह रहा था। इसके लिए मैंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति मांगी कि भाई मुझको किसी एंटी नक्सल ऑपरेशन में, ऐसे एंटी नक्सल ऑपरेशन में जाने की अनुमति दे दीजिए जिसमें महिला कमांडो भी शामिल होती हों। मुझको अनुमति मिल गई और मैं इन महिला कमांडोज के साथ एक एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए नक्सल प्रभावित इलाके में पहुंचा हूं। कुछ समय तक लगातार पैदल चलते रहे। कुछ नदी नाले आए, छोटे बड़े नाले आए जिन्हें पार किए। घना जंगल था, डेंस फॉरेस्ट था, उसे पार किए। हालांकि इस ऑपरेशन में पुरुष जो जवान हैं वो कुछ दूरी पे हैं और अभी ये जो महिला कमांडोज हैं ये आराम कर रहे हैं, तो मुझको लगा कि क्यों ना इन महिला कमांडोज से मैं बात कर लूं। चारों तरफ आप देखिए, जूम करके दिखाने की कोशिश कीजिए। ये महिला कमांडोज कुछ दूरी पे, अलग अलग जगह पे इस तरह से आराम कर रही हैं। लगातार चले, पैदल चले और फिर ये थक गए। जाहिर सी बात है, हल्की सी थकान तो होगी, तो आराम कर रहे हैं। और इसी दौरान मैं ये रिपोर्ट इन महिला कमांडोज से बात करते हुए तैयार कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ मैम? कावेरी मर्सकुले। कावेरी जी। अच्छा कावेरी जी, मुझको बताइए, इस तरह के एंटी नक्सल ऑपरेशन में जब आप लोग जाते हैं तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पहला। और दूसरा मसला, पुरुष जो जवान हैं क्या उनके मुकाबले आप लोगों को ज़्यादा परेशानियां होती हैं? परेशानी तो होती है सर। क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का कुछ ऐसे परेशानी रहता है जिस समय हमको चलना बहुत दिक्कत हो जाता है, मगर फिर भी चलते हैं जी। और चलने की कोशिश करते हैं और उनके मुकाबला भी करते हैं कि हम एक साथ चलने की कोशिश करें। और हो सकता है कि आगे भी कोशिश में हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा आप ही कमांड करती हैं महिला जी कमांडोज को? जी, महिला कमांडो को मैं ही कमांड करती हूँ। किस पोस्ट पे हैं? हवलदार। हवलदार हैं। जी अच्छा ये बताइए कावेरी जी, महिला कमांडोज में बीजापुर में जी कितने कमांडोज हैं आप, लेडी जो कांस्टेबल्स हैं या फिर हवलदार हैं? टोटल 36 है सर। टोटल 36 हैं। जी। तो हर एंटी नक्सल ऑपरेशन में जाना होता है या फिर ऐसे ही एंटी नक्सल ऑपरेशन में आप लोग जाते हैं जिसमें महिला
माओवादियों की आसूचना रहती है वैसे ही जगह जाते हैं? सभी में जाते हैं सर। सभी में जाते हैं। जी अच्छा, जब एलओपी लेते हैं आप लोग, जी। अच्छा पहले तो मेरे दर्शकों को एलओपी का मतलब बताइए कि भाई ये एलओपी होता क्या है और उसमें किस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं? क्या सर मतलब? एलओपी मतलब वो जो, अच्छा आप में से कोई समझ पा रहे हैं एलओपी जो आप लोग स्टे लेते हैं? एलओपी मतलब रात में जो आप लोग, एक नाइट का जो गश्त रहता है सर वो। जी जी जी, तो ये रात में आप लोग कहाँ रुकते हैं? सर जंगल में ही रुकते हैं जंगल या में ही रुकते पहाड़ी में रुक जाते हैं। हैं जी। ज़्यादातर हम लोग पहाड़ी पे रुकते हैं अच्छा क्योंकि उसमें हमारा सुरक्षा होता है। अच्छा, तो ये एलओपी का मतलब यही होता है। अच्छा, उसका पूरा नाम मुझको भी नहीं पता, मगर जब नाइट स्टे करते हैं जवान, जब एंटी नक्सल ऑपरेशन पे जाते हैं तो जंगलों में ही नाइट स्टे करते हैं। और कुछ भी महिला कमांडोज हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? निर्जा मीन्स नीरजा जी, किस पोस्ट पे हैं? महिला कांस्टेबल। कांस्टेबल हैं। जी अच्छा, डीआरजी में कब से हैं? डीआरजी में आप? जी अच्छा, ये जितने महिला कमांडोज को आप देख रहे हैं, दरअसल ये डीआरजी की टुकड़ी हैं। डीआरजी दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार की तर्ज पर, जैसे कि महाराष्ट्र में C60 फोर्सेस की तैनाती की गई है माओवादियों से लोहा लेने के लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन में, और तेलंगाना में जो है ग्रे हाउंड्स जवानों की एक टुकड़ी बनाई गई है जो माओवादियों से लोहा लेने के लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन पे जाते हैं। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार ने डीआरजी का गठन किया है। जितने नक्सल प्रभावित जिले हैं तमाम जगह पे डीआरजी के जवान आपको तैनात मिलेंगे। और ये जो महिला कमांडोज को आप देख रहे हैं ये सारे डीआरजी विंग के ही सदस्य हैं। जी सर। अच्छा, ये बताइएगा आप कितने साल हुए हैं आपको इसमें महिला कमांडोज में? 3 साल। कितने एंटी नक्सल ऑपरेशन में आपका जाना हुआ? एक सर। जी, एक ही सर है, एक में। अच्छा, एक ही एंटी नक्सल ऑपरेशन में गए हैं। जी वहाँ एलओपी लिया आप लोगों ने? जी सर। अच्छा, किस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं एलओपी में? क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं? बहुत सारे परेशानियां होती हैं सर। जब जंगल में जाते हैं तो ऐसे भी कोई परेशानी होता है जो लड़कियों को जब प्रॉब्लम हो जाता है अचानक से ना, तो बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा फिर भी कोशिश करते हैं कि कर लेते हैं, फिर भी चले जाते हैं सबके साथ। अच्छा, पुरुष जो जवान हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो कभी भी कहीं भी, हालांकि ये सवाल तो मुझको नहीं करना चाहिए, कभी भी आप लोग अपने आप को कमज़ोर पाते हैं क्या? जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोग कमज़ोर तो नज़र नहीं आ रहे नहीं उनके सर। मुकाबले। नहीं सर, कमज़ोर कोई नहीं है, सभी लोग ठीक ठाक। अच्छा, जी सर। बहुत बढ़िया। तो बाकी जैसे आरक्षक हुए जो शहर में थानों में पदस्थ हैं उनके मुकाबले ज़्यादा चुनौतियाँ रहती हैं आप लोगों को? जी सर, हर गश्त में जाते हैं, जब जब भेजते हैं तब तब। सभी गश्त में जाते जी हैं? सर। अच्छा, और भी कुछ महिला कमांडोज़ हैं। अच्छा, यहाँ कोई ऐसे महिला कमांडो हैं क्या जो सरेंडर किए हैं? कहाँ हैं? अच्छा, वो हैं। चलिए आइए, आत्मसमर्पित नक्सली हैं जो अब जवानों के साथ नक्सलियों की तलाश में जंगलों का खाक छानते हैं। पहले यही जब संगठन में हुआ करते थे तो पुलिस के जवानों को टारगेट करते थे, लेकिन अब जो है ये मुख्य धारा में शामिल हो चुकी हैं और अब ये हथियार उठाकर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ AK-47 उठाकर ये जो है नक्सलियों को ढूंढने निकली हैं, नक्सलियों के तलाश में निकली हैं। क्या नाम है मैम आपका? राजकुमारी यादव। राजकुमारी यादव। अच्छा, संगठन में किस पोस्ट पे थे? डिप्टी कमांडर। डिप्टी कमांडर। 8 लाख की इनामी? जी 8 लाख की इनामी ना? जी। अच्छा, किस तरफ पे आपकी तैनाती रही या फिर किस एरिया कमेटी के लिए आप काम कर रहे थे? गंगालूर एरिया। गंगालूर एरिया कमेटी। जी। अच्छा, गंगालूर एरिया कमेटी, दरअसल गंगालूर एरिया कमेटी काफ़ी मजबूत कमेटी है नक्सलियों का। अच्छा, किनके साथ काम करते थे उस वक्त आप? कल्ला जी, कल्ला कल्ला। कल्ला। जी। अच्छा, कितने साल रहे संगठन में? 5.5 साल। 5.5 साल। कौन सा हथियार पकड़ते थे वहाँ? इंसास। इंसास। अच्छा, वहाँ इंसास पकड़ते थे और हथियार के मामले में यहाँ प्रमोशन हो गया आपका, AK-47 मिल गया है। हाँ, जी। अच्छा, संगठन में रहते हुए कितने एनकाउंटर में आप शामिल हुए? नक्सली में जी, 2। 2 एनकाउंटर में। जी। कौन कौन से एनकाउंटर थे? ये एक था भूल गए? क्या गाँव। हाँ, चलिए दूसरा बताइए। दूसरा एनकाउंटर कौन सा था जिसमें शामिल हुए थे?
दूसरा 2015 में यहाँ पे नेंड्रा में थी। हाँ 2014 में उधर सुकमा जिला साइड हुआ। 14 सीआरपीएफ वालों को मारे तब थी। बुरकापाल। नहीं नहीं, हाँ कसलपाड़। अच्छा कसालपाड़, जी उसमें आप शामिल थे? जी अच्छा, तो अब जो है हथियार उठा के उन्हीं नक्सलियों को तलाशने निकली हैं आप। जी। अच्छा, कितने साल हो गए हैं आपको जो है पुलिस में भर्ती हुए? 3 साल। 3 साल। जी। अभी क्या सहायक आरक्षक हैं, आरक्षक हैं आप? नहीं, क्या हैं? गोपनीय सैनिक। अच्छा, गोपनीय सैनिक ही हैं। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस बीच कभी किसी एनकाउंटर में शामिल हुए पुलिस के साथ रहकर, नक्सल एनकाउंटर में, जैसे अभी एंटी नक्सल ऑपरेशन में जा रहे हैं तो? नहीं सर। नहीं हुए हैं। नहीं। अच्छा, तो यहाँ ज़्यादा परेशानी है या वहाँ ज़्यादा परेशानी होती थी? वहाँ ज़्यादा परेशानी होती थी, यहाँ पे उतना खास कुछ नहीं। कुछ नहीं है, नहीं। यहाँ काम करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी। अच्छा, तो अब जो है संगठन के लोगों से अगर आपका कभी सामना होता है तो उसी बेबाकी से आप लड़ेंगे? जी। उसी बेबाकी से लड़ेंगे। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कितने एंटी नक्सल ऑपरेशन में जा चुके हैं अब तक? 4-5 बार जा चुके। 4-5 बार जा चुके जी। हैं। चलिए, तो आपको तो खैर एंटी नक्सल ऑपरेशन में ज़्यादा परेशानी नहीं आती होगी, क्योंकि पहले जो है हमेशा जंगलों का खाक जानते थे, अब कभी कभी। हाँ नहीं होती है। नहीं, पहले जो है जब संगठन में थे जी। तब हमेशा जो है जंगलों में ही रहते थे, जंगलों का ही खाक जानते थे, और अब जो है ना कभी कभी ही जंगलों का खाक जानना पड़ता जी। है ना? जी। तो यहाँ महिला माओवादी जो संगठन में रहे हैं, जिन्होंने अब सरेंडर कर दिया है, अब वो जो है आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ गई हैं। अब AK-47 लेकर नक्सलियों की तलाश में निकलती हैं। अच्छा, एक सेकंड, कुछ देर पहले मुझको एक ऐसे आत्मसमर्पित महिला माओवादी मिले जब मैं आ रहा था, जब इन कमांडोज से चर्चा चल रही थी, तब मुझको बताया गया कि एक और सरेंडर माओइस्ट रहे हैं जो अब पुलिस में शामिल है, महिला कमांडो हैं। आप इस तरफ आ जाइए, और आप भी AK-47 लिए हुए हैं। अच्छा, आपको हिंदी आती है? हाँ, हिंदी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ, तेलुगु आता है मेरा। తెలుగు వస్తుందా? चलो, నాకు కొంచెం కొంచెం తెలుగు వస్తుంది। मुझको थोड़ी थोड़ी तेलुगु आती है, टूटी फूटी तेलुगु में जो है इनसे बात कर लेते हैं। इन्हें हिंदी नहीं आती है, इनकी हिंदी टूटी फूटी है और मेरी तेलुगु टूटी फूटी है। तो चलिए तेलुगु में ही बात कर लेते हैं, मैं ट्रांसलेट करके समझा दूंगा दर्शकों को। ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు సంఘటనలో ఉన్నావు? 15 సంవత్సరాలు. 15 అంటే 15 15 ఉమ్. 15 ఏ పోస్టులో ఉన్నావు నువ్వు? డివిసి. డివిసి మెంబరా? ఏం పేరు? ज्योति. अच्छा, ज्योति। मिर्तुर एरिया? वो पूरा बीजापुर से मैं. बीजापुर। हाँ, जिला. अच्छा। पूरा जिला की. अच्छा, कौन से डिवीजन में थे? बीजापुर जिला. अच्छा, बीजापुर जिला। हाँ, अच्छा, పశ్చిమ బస్తర్. सरेंडर ఎప్పుడు చేసినావు? 15 14 2014 में इन्होंने सरेंडर किया है। 2015. 2015 में सरेंडर, 15 साल संगठन में रहे और 2015 में ही आपने सरेंडर किया। अच्छा, इस दौरान कितने एनकाउंटर में शामिल रहे आप? ఎన్ని ఎన్కౌంటర్స్లో ఉన్నాను సంఘటనలో? ఇక్కడ చాలా ఉన్నది. చాలా? చిన్న एक दो बता दीजिए, कितने एनकाउंटर में रहे, जो बड़े एनकाउंटर रहे होंगे, పెద్ద एनकाउंटर కోసం చెప్పు. సరే, ఇక్కడ తోయనార్లో జరిగింది ఎన్కౌంటర్. అందులో ఎన్ని మంది చనిపోలే, మైండ్స్ వేల్చిండ్రు, గాయాలైనరు పోలీసు వాళ్ళు. अच्छा, ये एक एनकाउंटर में शामिल रहे जिसमें जो है आईडी ब्लास्ट किए थे, आईडी ब्लास्ट किए थे जिसमें पुलिस के कुछ जवान जो है वो जख्मी हुए थे, घायल हुए थे। और दूसरा कोई एनकाउंटर ऐसा जो बड़ा एनकाउंटर? सागमेट वो भी. सागमेटा, हाँ, सागमेट आसपास. उसमें जवानों की शहादत हुई थी क्या? नहीं हुई नहीं, थी, फायरिंग. फायरिंग बस हुआ था। हाँ. अच्छा, वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा आपका, संगठन दी एक्सपीरियंसिंग का इक्कड़ दे एक्सपीरियंस कितना डिफरेंट है? అక్కడికి ఇక్కడికా हाँ, बहुत डिफरेंट है ఇటు. किस तरह का डिफरेंट? हाँ, అక్కడికి ఇక్కడ నాకైతే ఇక్కడనే మంచిగా అనిపిస్తుంది అక్కడికంటే. हाँ, అంటే అలా సిద్ధాంతము మావోయిస్టు నూతన ప్రజాస్వామిక విప్లవం తేవాలనే అలా సిద్ధాంతం. हम्म, ఆ సిద్ధాంతం కరెక్టే కానీ దాన్ని అమలు చేయడం లేదు వాళ్ళు. हम्म, ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఫాలో అవుతలేరు. అట్లా జనాల్ని ఇబ్బంది పెట్టడము,
ఇప్పుడు చెరువులు వచ్చినా వద్దనడం, రోడ్లు వద్దనడం, స్కూల్స్ వద్దనడం, ఆ ప్రజల కోసం వాళ్ళు చేస్తుర్రు. ప్రజల కోసం చేసినప్పుడు ప్రజల సమస్యలు పట్టించుకోవాలి కదా. అట్లా ఏం లేదు వాళ్ళది. అంటే సిద్ధాంతాన్ని అమలు చేయడం లేదు వాళ్ళు. అట్లా అది. अच्छा, ज्योति बता रहे हैं कि माओवादियों का जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, वो बिल्कुल सही है, मगर उस सिद्धांत या उस विचारधारा से ये पूरी तरह से भटक चुके हैं माओवादी। माओवादी जो है विकास के कार्यों में रोड़ा बने हुए हैं और जनता को सीधे तौर पे परेशान कर रहे हैं। जनता के लिए की हक की लड़ाई की बात करते हुए वो जनता को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसा ज्योति बता रही हैं। ज्योति, किस गांव के रहने वाले हैं आप? ये ऊरू? మాది हम्म, జనగం చమర్పేట్. चमरपेट, జనగం జిల్లా. जनगम जिला। ముందు వరంగల్ జిల్లా ఉండే, हाँ, ఇప్పుడు జనగాం అయింది. अच्छा। अविभाजित वारंगल जिला मतलब तेलंगाना से, తెలంగాణ. तेलंगाना की निवासी हैं, तेलंगाना में रहने वाली हैं, लेकिन आप संगठन में रहते समय यहीं पे एक्टिव थे पूरी तरह, छत्तीसगढ़ में? ఛత్తీస్గఢ్. ఛత్తీస్గఢ్ में active थे। ఇప్పుడు పోలీసులో భర్తీ అయ్యి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? ఈ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు భర్తీ అయినా, తర్వాత మళ్ళీ వదిలిపెట్టింటి. మళ్ళీ ఇప్పుడు సంవత్సరం అంటే ఒక 7 నెలలు అవుతుంది. 7 నెలలు అంటే 7 महीना। 7 మहीना. 7 महीने से जो शुरू जब सरेंडर किए थे 2015 में, 8 साल। अच्छा, సరెండర్ అయ్యా. हाँ हाँ हाँ, सरेंडर होके సరెండర్ 15 ఏళ్ళు అయినా కదా, ఇప్పుడు ఆట అవుతుంది 8 సంవత్సరాలు. ठीक है। तो अभी किसी एनकाउंटर में आप शामिल हुए? एक बार कहाँ का? ఇక్కడ నేషనల్ పార్క్ వెళ్ళిన ఒకసారి, हाँ అక్కడ గర్తుల్ అనే గ్రామంలో ఫైరింగ్ అయింది. हाँ, కొక్కెర గర్తుల్, गरतुल। ఆ, हाँ కొక్కెర దగ్గర. हाँ, అక్కడ ఒక మహిళ నక్సలైట్ చనిపోయింది, కమాండర్. अच्छा। हाँ, तो ये बता रही हैं जी जी, ఇన్సాస్ తెచ్చినాం అప్పుడు. इंसाफ लेकर आए थे। अच्छा, ज्योति बता रही हैं कि इसी तरह एंटी नक्सल ऑपरेशन पे ये गई हुई थी। ये कब की बात है? एప్పుడు जी? ఆర్లా. आर आर అంటే 2006। 2006. तो आप तो 2015 में सरेंडर किया ना? 15 में सिलेंडर किया. हाँ। 15 में बाद में నౌకర్ వచ్చింది. हाँ, ఆ తర్వాత వెళ్ళినాం. ఓకే। ఆ ఎన్కౌంటర్ ఎప్పుడు అయింది? 16 అయింది. 16, 16। 16. ओके, 2000, 17 కావచ్చు. अच्छा, 2016 या फिर 2017 में एक एनकाउंटर में ये शामिल हुई, महिला कमांडो ही रही हैं। तो उस एनकाउंटर में एक महिला माओवादी मारी गई थी और कौन सा इंसास राइफल जो है ये बरामद हुआ था। पुलिस माओवादी एनकाउंटर में शामिल रही हैं। वही तो कमांडर है नक्सली. वही नक्सली कमांडर थी। क्या नाम? नाम थोड़ा नहीं तो पता। ले दो. हाँ हाँ हाँ, चलिए, वो भी नक्सली कमांडर रही हैं जो मारी गई, और उसमें जो है ज्योति शामिल रही हैं उस एनकाउंटर में। और चूँकि ज्योति जैसे आत्मसमर्पित माओवादियों के निशानदेही पर ही बड़े बड़े एनकाउंटर्स होते हैं, पुलिस को, सरकार को बड़ी कामयाबियां हाथ लगती हैं। अब हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि महिला कमांडोज की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, और हम इनके कमांडर से ही बात करते हैं, कावेरी जी से ही बात करते हैं। कावेरी जी, महिला कमांडोज की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? महिला कमांडो की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि कभी हमारे भाई बंधु जाते हैं ऑप्स में, जी। तो उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। इस वजह से हमारा गठन किया गया है। अच्छा, जी तो प्रमुख वजह ये है, जी सर। और इसके अलावा कोई दूसरी वजह? और तो और दूसरा नहीं है सर। दूसरी नहीं। अच्छा, दरअसल होता क्या है, जब भी बस्तर के जंगलों में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान जाते हैं, तब जो है आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप लग चुके हैं जवानों पे, और साथ ही छेड़खानी का आरोप लग चुका है जवानों पे। तो लिहाजा सरकार ने महिला कमांडो का गठन किया है। अब अधिकांश जो एंटी नक्सल ऑपरेशन होते हैं, इसमें ये महिला कमांडोज जवानों के साथ एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जाती हैं, तो इससे जवानों पर महिला आदिवासियों के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप या फिर छेड़खानी के आरोप नहीं लगते हैं। इसके साथ ही जब महिला माओवादियों को आप गिरफ्तार करती हैं, तो उनकी जब तलाशी लेनी होती है,
तो आप ही लोग करते हैं? जी सर, हम ही लोग करते हैं अच्छा और उनको लेके भी हम ही लोग आते हैं, अगर पकड़ में आ जाते हैं तो जी। साथ में लेके आते हैं। अच्छा, ऐसा कितनी बार हुआ है? ये कई बार हो गया है सर। कई बार जी महिला नक्सलियों को आप लोग लेकर आते जी हैं जी गिरफ्तार करके। जी तो बड़ी वजह जैसा कि हमें ये बताया जा रहा है कि भैया छेड़खानी का आरोप ना लगे जवानों पे, लिहाजा महिला कमांडोज का गठन किया गया है और ये महिला कमांडोज जवानों के साथ इसी तरह एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकलते हैं। हालांकि जिस एंटी नक्सल ऑपरेशन पे मैं इन महिला कमांडोज के साथ इस इलाके में आया हूँ, यहाँ आज ही हमें वापस जाना है और साथ ही कुछ और परेशानियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बार बार जो है इस तरह से महिला कमांडोज के साथ एंटी नक्सल ऑपरेशन पे आने की अनुमति मुझको नहीं मिलेगी और मैं भी चाहूँगा मेरे दर्शक विस्तार पूर्वक इन महिला कमांडोज के बारे में जानें। अच्छा कावेरी जी, किस किस तरह की परेशानियां और भी होती हैं? मसलन जैसे आप लोग जंगल में जाते हैं, जहरीले जीव जंतु होते हैं, सांप बिच्छू हो गए, ना केवल ना केवल नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया आईडी, इसके अलावा भी बहुत सी परेशानियां होती है, खाने पीने की परेशानियां आती हैं। वो किस किस तरह की परेशानियां होती है, विस्तार से बस्तर जंक्शन के मेरे दर्शकों को बताइएगा। जैसे गश्त में निकलते हैं सर तो हमको खाने पीने में भी परेशानी होती है और जैसे हम एलओपी लेते हैं तो वहाँ पे सोने के लिए भी परेशानी होती है। जी और सर खाने पीने के लिए सर जैसे हम लोग झिल्ली विल्ली में खाना लेके चलते हैं, जी कभी मिलता है खाना कभी नहीं मिलता है, कभी ऐसे ही चल लेते हैं। जी जी जैसे 2-4 दिन का गश्त रहता है तो भूखे भी रहना पड़ता है, ड्राई फ्रूट वगैरह पकड़े रहते हैं, जी मगर इतना लंबा चलना है तो कितना सामान लेके चलेंगे। जी जी जी। जी। तो पानी वगैरह की क्या व्यवस्था रहती है? क्योंकि पानी इतना जैसे- पानी तो लेके आप नहीं चल सकते। मैं देख रहा हूँ एक दो लोगों की बैग में पानी नज़र आ रहा है। अब कुछ देर में ये पानी खत्म हो जाएगा। जी। तो सर वो नदी नाला का ही पानी पी लेते हैं। अच्छा जी जो बहते रहता है या कहीं मिल जाता है हमको पानी, तो पानी ख़त्म हो जाने से उसी में बाटल में भर लेते हैं फिर चलते हैं। तो उबाल कर पीते हैं? उबालने लायक तो वक्त ही नहीं मिल पाता होगा। जंगल में कहाँ उबालेंगे सर, बर्तन नहीं रहता है, ऐसे पी लेते हैं। और वहाँ तो भैया आपको चौकन्ना रहना है, जी जी बिल्कुल चौकन्ना रहना है सर। क्योंकि कब किस तरफ से दुश्मन की गोली दुश्मन आ जाए, जी जी है ना। जी। चलिए, पानी के अलावा अच्छा जब गंदा पानी पीते हैं तो बीमार भी पड़ते होंगे? बीमार आदत हो गई है सर तो बीमार नहीं पड़े हैं, जी। कभी कभी हो जाता है। अच्छा कभी कभी होता जी है। अब जो है आपका इम्यून पावर जो है वो बढ़ चुका है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है। जी 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 है ना? बिल्कुल जी सर। चलिए चलिए। और चलिए फिर एक बार आत्मसमर्पित माओवादी जो हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। वहाँ किस तरह की परेशानियाँ थी, यहाँ किस तरह की परेशानियाँ हैं? वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा था सर वहाँ पे, क्योंकि सोने के लिए खाना पीने के लिए भी बहुत परेशानी था। कभी कब कब तो हम लोग 4-5 दिन भी भूखे भूखे सिर्फ पानी पी पी के भी घूमते थे। और नहाना धोना तो वहाँ तो ठिकाना नहीं है वहाँ पे। 4-5 दिन के बाद एक बार नहाना धोना ऐसे टाइप का चलता था। और रात भर दिन भर चलना, चलते चलते ऐसी रात भर दिन भर चलते ही रहते थे उधर। आराम की बात उधर बहुत कम आराम करने का ऐसा स्थिति था। और पुलिस वाले भी इधर से गश्त 2-4 दिन का जाते थे तो उस टाइम तो हम लोग को बिल्कुल ही खाना पीना नहीं मिलता था। बहुत परेशानी झेल चुकी हूँ मैं उधर, इसलिए फिर मैं फिर इधर आ गई। इधर बहुत इधर हाई तो ठीक ही चल रहा है अभी मेरा स्थिति, इस हिसाब से देख रही हूँ तो बहुत अच्छा है। इधर गश्त जाते हैं अभी तो मैं तो कई बार गश्त भी जा चुकी हूँ सर, लेकिन उतना खास इधर परेशानी नहीं है। अच्छा। जी और वहाँ पे जान का खतरा हमेशा बना रहता था? जी जी और यहाँ कभी कभी जैसे एंटी नक्सल ऑपरेशन पे आए तो यहाँ जान का खतरा रहता है। जी जी। और वो जो आईडी प्लांट करते हैं माओवादी, वो कितना बड़ा खतरा मानते हैं आप? वो तो बड़ा ही है सर, उसका मतलब उसका बनाते भी मतलब मजबूत से बनाते हैं और वो करते हैं, वो तो होता ही है बड़ा ही। बड़ा खतरा होता है। जी वैसे मैं क्योंकि वो वाला वो एक बार विस्फोट होता है तो आदमी घायल व्याल होता भी तो है, लेकिन फिर भी वो मौत होती है या फिर हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। जी जी है ना? जी दरअसल एनकाउंटर से ज़्यादा खतरा पुलिस के जवानों को माओवादियों द्वारा प्लांट किए गए आईडी से है। और ये जो आईडी होते हैं
ये प्रेशर आईडी, इससे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ऐसे जैसे इस वक्त हम जंगलों में घूम रहे हैं, किसी भी वक्त किसी भी जवान का या हमारा ज़मीन में पड़े उस आईडी पे पैर पड़ सकता है और फिर एक बड़ा विस्फोट हो सकता है, जिसमें कभी भी किसी की भी मौत भी हो सकती है या फिर वो हमेशा के लिए ज़ख्मी भी हो सकता है। कैमरे के सामने उंगली आ गया है क्या? तो इस तरह की समस्याएं आती हैं और इन तमाम समस्याओं का सामना करके ये महिला कमांडोज़ आपकी, मेरी, हम सब की सुरक्षा के लिए इस तरह से जंगलों का खाक छान रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका अब ये महिला कमांडोज़ अदा कर रहे हैं। पुरुष जवानों के साथ ये लगभग सभी एंटी नक्सल ऑपरेशन में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए, बस्तर से माओवाद जो समस्या है इसे ख़त्म करने के लिए, जैसा कि हमारी सरकारें कहती हैं कि नक्सल समस्या देश की सबसे बड़ी आंतरिक समस्या है, उस आंतरिक समस्या से देश को आज़ादी दिलाने में इन महिला कमांडोज़ की भी जो अहम भूमिका है, इसे देश याद रखेगा। मैं इन महिला कमांडोज़ के साथ ही महिला शक्ति को सलाम करता हूं और इन महिला कमांडोज़ तक बस्तर जंक्शन के सभी दर्शकों के माध्यम से सलाम पहुंचाता हूं। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझको दीजिए इजाज़त, और अगर आपको लगता है कि इस तरह के रिपोर्ट्स देखे जाने चाहिए, इस तरह के गंभीरतम मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, ऐसे महिला कमांडोज़ का हौसला अफजाई किया जाना चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे जो रिपोर्ट हैं पसंद आएँ तो अपनों के साथ साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।